बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत की तरफ से एक नया कानून मंजूर किया गया है। वो कानून क्या है और उसके फ़ायदे हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे पहुंच सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद एक अहम काम आपने करना है, जो आप कर लेंगे तो आप 200 यूरो जो है उससे बच जाएंगे, जो आपको जुर्माना हो सकता है। इसके बाद यूरोपियन नेशनल बच्चों की इंग्लैंड में क्या तालीम मुमकिन है, इस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, इस पे बात करेंगे। कनाडा और अमेरिका का यूरोपीय यूनियन से विज़िट वीज़ा उन लोगों के लिए जिनको भी नेशनलिटी नहीं मिली, वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें तो कम से कम चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्ट होंगे। इस पे मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उन लोगों का जो कि मेरे जानने वाले हैं, जिनकी रिजेक्शन हुई है और जिनके बड़े आसानी के साथ वीज़े लगे हैं। बाकी आपको मालूम है कि इस चैनल पे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मालूमात इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत की तरफ से जो एक अहम कानून पास किया गया उस पर बात करते हैं। 965 यूरो पहले स्पेन की ऑफिशियल मिनिमम सैलरी रेट था, यानी कि नोमिना। कोई भी बंदा किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है तो उसको कम से कम 965 यूरो उसने तनख्वाह देनी होती थी। लेकिन अब हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया और ये बिल ख़ास तौर पे पास भी कर दिया है 1 जनवरी 2022 से, जो कि इस साल के शुरू से ये कानून पास कर दिया गया है कि 1000 यूरो जो है वो मिनिमम आपने सैलरी देनी है अपनी एम्प्लाई को, यानी कि अपने मुलाजम को। जिस बंदे को भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो उस बंदे को लाजमी तौर पे मिनिमम 1000 सैलरी देंगे, वरना बाई लॉ जो है वो आप जुर्म करेंगे। मैं यहाँ पे एम्प्लॉज़ को भी ये कहूँगा कि अगर उनके साथ किसी ना किसी तरह से ये नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं और इस पर केस भी कर सकते हैं और इस पर हुकूमत उनको इंसाफ देगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंडिकातों, जो कि मज़दूरों की एक बड़ी तंजीम है, उसके अंडर आता है और उन्हीं के प्रेशर पे हुकूमत इस तरह के स्टेप लेती है। उस सिंडिकातों और कुछ यूजीटी एक बहुत बड़ी मज़दूरों की तंजीम है, उसने और बाकी हुकूमती अहदेदारों ने, एम्प्लॉयर्स की जो यूनियंस हैं उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक मुज़ाकरात होते रहे और फाइनली उन्होंने 1000 यूरो जो है मिनिमम सैलरी रेट दिया है। जो भी कोई मुलाजम रखेगा उसको 1000 यूरो जो है वो सैलरी देना पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये सिचुएशन डिफ़र होगी नेट पे और ब्रूटो पे, यानी कि कुछ सेक्टर्स पे ये नेट की सूरत में है और कुछ में ब्रूटो की सूरत में है, लेकिन मिनिमम जो सैलरी मुलाजम को पे करनी है वो 1000 यूरो मुकर्रर हो चुकी है। कौन सा काम आपने लाजमी तौर पे जो है वो करना है जो कि आपके लिए आगे प्रॉब्लम नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक ऐप शेयर करूँगा। वो ऐप है डीजीटी की, जो कि काफ़ी अरसे से उन्होंने लॉन्च करने के बारे में अनाउंसमेंट की थी, आखिरकार उन्होंने लॉन्च कर दी है। ये आपने डीजीटी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में। आपने छोटा लिखना है, उसके बाद DGT आपने तीनों लफ्ज़ जो हैं वो बड़े लिखने हैं, यानी कि मी DGT करके आप गूगल जो स्टोर है, प्ले स्टोर है, वहाँ पे जाएंगे, इसको सर्च करेंगे, ये आपके आ जाएगी। ये फ्री ऐप है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। फिर आपने वहाँ पे अपना तमाम, आपको मालूम है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस और आपका जो नी होता है वो सेम ही होता है। आपने उसके साथ अपने वहाँ पे लॉगिन हो जाना है और अगर आपका ऑलरेडी इस पे अकाउंट नहीं है डीजीटी में तो आप वहाँ पे रजिस्टर्ड होने के बाद अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, जिसके बाद आपके पास एक पासवर्ड होगा और आप ऑनलाइन वहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका तमाम डाटा जो है उस एप्लीकेशन में आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत उन्होंने दी है वो दी है आपका को कार्ड है। असल में मसला क्या बनता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको अपनी डेट्स का पता नहीं चलता कि हमारा कार्ड जो है वो कब एक्सपायर हो रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कार्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं और उनको मालूम नहीं होता। इस एप्लीकेशन में बहुत अच्छी उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जो आपको वार्निंग जारी करता रहेगा आपका कार्ड कितना अर्सा बाकी रह गया है। वो आपको अलार्म की सूरत में इस एप्लीकेशन में मैसेज आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपका कार्ड अब इतना एक्सपायर होने में टाइम बाकी है, अब इतना एक्सपायर होने में टाइम बाकी है। उससे क्या होगा, आप बर वक्त जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं।
यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, 6 महीने का टाइम रहता है अभी, तो 6 महीने पहले आप है जो है उसको रिन्यू करवा सकते हैं। बाई लॉ ये है, और नॉर्मली 3 महीने लाजमी तौर पे आपको पहले रिन्यू करवाना आप पे लाजम है। इसकी रिन्यू ना करवाने की सूरत में आपको कम अज़ कम 2000 यूरो का जुर्माना डीजीटी की तरफ से हो सकता है। बाकी अगर पुलिस आपको रोकती है तो वो भी आपको जुर्माना कर सकती है और आपके पॉइंट काट सकती है। इस वजह से आपने इसको एहतियात करना, और आने वाले वक्त में डीजीटी की तरफ से ये आ रहा है कि इस एप्लीकेशन को लाजमी करार दे दिया जाएगा। तमाम ड्राइवर्स के मोबाइल में ये एप्लीकेशन लाजमी होनी चाहिए। इसमें ना सिर्फ वो आपको इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में बताएगा, बल्कि आपके पास पॉइंट्स कितने हैं वो बताएगा। इसके बाद आपकी एड्रेस की वहाँ पे अपडेट हो सकती है, आप वहाँ पे अपना एड्रेस कर सकते हैं। कोई भी डीजीटी को आपका डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो उसी एप्लीकेशन में आप अपने अकाउंट में उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन आपके साथ वो डील करेंगे इस एप्लीकेशन की वजह से। इस वजह से इस एप्लीकेशन को लाजमी तौर पर डाउनलोड करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको इन फैसिलिटीज़ से आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, काफ़ी अहम एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें, इसमें अपना अंदराज करें। इसके आने वाले मामला जो डीजीटी के साथ हैं वो आप इसी के ज़रिए जो है वो निपटा सकते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ की तरफ से ये कमेंट आता है कि हम तो नहीं जा सकते, हमारे बच्चों के पास नेशनलिटी है, या फैमिली जो है उनके वालिद या वालदा दोनों में से एक के पास नेशनलिटी है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने बच्चों को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजें और बाद में वहाँ पे सेटलमेंट के भी चांसेस बन सकें? ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन चंद एक चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अब इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहा। यूरोपीय यूनियन का मेंबर ना रहने की वजह से बहुत सारे कानून जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब इंग्लैंड बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हमारे मुल्क यूरोपीय यूनियन के लिए हैं, यानी कि नॉन यूरोपियन कंट्री। अब इंग्लैंड का जो रूल है वो यूरोपियन के लिए और है। अब यूरोपियन का रूल जो इंग्लैंड के लिए अब की और है, जो पहले था वो अब डिफर हो चुका है। पहले क्या था कि इंग्लैंड के स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ सकते थे, उनको यूरोपीय यूनियन वाला रेट मिलता था। अब यहाँ से यूरोपीय यूनियन के बच्चे जब इंग्लैंड जाते थे तो उनको वहाँ पे आधी से भी कम फीस देना पड़ती थी। अब यही सिचुएशन जो है अभी इस वक्त है। अगर आप जर्मनी जाकर पढ़ना चाहें अपने बच्चों को, आपके बच्चे अगर नेशनल है शेंजन स्टेट की या यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क के, तो आपके लिए फ़ीस ना होने के बराबर होगी। लेकिन अब अगर ब्रिटिश स्टूडेंट जर्मनी आगे पढ़ना चाहेगा तो उसको फुल फ़ीस पे करना पड़ेगी। अब इसी तरह के मामला जो हैं वो इंग्लैंड में है। अब आपके बच्चे अगर आप वहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे फ़ीस अच्छी खासी पे करना पड़ेगी। अगर फ़ीस पे करना पड़ेगी तो उसके पीछे आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम अच्छा शो करना है, विद प्रूफ। आपने शो करना है कि मैं इतने एक्सपेंस रखता हूँ कि अपने बच्चों को आपके मुल्क में पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम गार्डियन की। गार्डियन का इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आप कॉलेज को भी गार्डियन बना सकते हैं, वहाँ पे किसी रिलेटिव को भी बना सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर में से दोनों में से जिसके पास नेशनलिटी आप चाहते हैं कि वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए बच्चों के साथ, तो ऐसा भी मुमकिन है। वो इजाज़त देते हैं, बाकायदा तौर पर वीज़ा लगता है, और कई लोगों ने वीज़ा बच्चों के साथ लगवा के वो गए हैं। तो ये तरीका बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसमें आपको अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग शो करवाना पड़ेगी, और अपने इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसकी फ़ीस के मुताबिक अपनी तमाम इनकम जो है वो हुकूमत को शो करवाना पड़ेगी, तो आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। कोई भी किसी तरह का इशू नहीं है। बच्चों की बेस पे कल को वहाँ पे सेटलमेंट होने का डिपेंड करता है इंग्लैंड के आने वाले कवानीन पे। फ़िलहाल बच्चों की तालीम की वजह से वहाँ पे वालदैन जो हैं बच्चों के साथ रह सकते हैं, और आने वाले वक्त में भी यही उम्मीद की जाती है कि उनकी वजह से स्टेटस में आसानी हो सकती है। अदरवाइज़ वहाँ पे कोई और रास्ते निकल सकते हैं, जैसे वर्क परमिट है, या दूसरे रास्ते आने वाले वक्त में मज़ीद निकलेंगे, जिनसे वो वालिदैन इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे बच्चों के साथ रह सकते हैं। कनाडा और अमेरिका का विज़िट वीज़ा अगर हम यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट से लगाते हैं तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से बेशुमार लोगों के वीज़ा जो हैं विज़िट वीज़ा वो रिजेक्ट हुए हैं। सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि आपने अगर ये पहला विज़िट वीज़ा अप्लाई करना अमेरिका या कनाडा का, और इससे पहले आपने किसी और मुल्क का विज़िट नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। विज़िट से मुराद अब आपका अगर ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, या इंग्लैंड का, या किसी और अमेरिका का, या
इवन कनाडा का ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है तो आपका 50% तो वीज़ा वैसे ही आसान हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो पहली मरतबा अप्लाई करने जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनको अपने फ़ंड रखने हैं, शो करना है कि अब वो आपके अपने एक्सपेंसेस खुद बियर करेंगे, वो हुकूमत पे वहाँ पे जाके बोझ नहीं बनेंगे। सबसे ज़्यादा डर उनको ये होता है कि आप जाके वापस नहीं आएंगे। अपनी यहाँ पे जड़ें, अपनी बेस आपने मजबूत बतानी है। कुछ लोगों ने ये गलती की कि अपनी पहले विज़िट वीज़े पे ही अपनी पूरी फैमिली को साथ अप्लाई कर लिया, जिसकी वजह से पूरी फैमिली को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। पहले आपने अपना अकेले का विज़िट वीज़ा लगवाना है, उसके बाद चक्कर लगा के आना है, उसके बाद आप जो है वो अपनी फैमिली का साथ अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये गलती ना करें, आप तमाम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, जो बैंक स्टेटमेंट है, वो जल्दबाजी में नहीं बनानी। आज रखे आपने अकाउंट में पैसे और कल आपने स्टेटमेंट निकाल के एम्बेसी को भेज दी, ऐसी गलती नहीं करनी। 6 महीने साल पहले प्लान करें, वो उस लिहाज से आप बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। बैंक स्टेटमेंट बनाने से मुराद यह है कि वहाँ पे एंडिंग बैलेंस आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि वह शो हो कि आप जो है वहाँ पे जाके ख़र्चा करेंगे और वहाँ पे एक्सपेंस करेंगे। ऐसी चीज़ों को आपने ख़ास तौर पे जो है मद्देनज़र रखना है। बाकी विज़िट वीज़ा यहाँ से लगवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि साइंस नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ाइल को तैयार करें कि वो लोग आप पे शक करते हैं कि आप जाके उनके मुल्क से वापस नहीं आएंगे, वहीं पे रहना पसंद करेंगे। उसके लिए अगर आपकी यहाँ पे फैमिली है, प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है जो ये शो करे कि आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं और आप लाजमी तौर पे वापस आएंगे, आपका वहाँ पे रहने का कोई मकसद नहीं है, वो तमाम चीज़ें अपनी फ़ाइल में लगाएं या कवरिंग लेटर में लाजमी तौर पे ज़िक्र करें, उसकी भी कॉपी लगाएं या कुछ स्कैन करके अपलोड करें, क्योंकि तमाम आपका प्रोसेस ऑनलाइन होता है, जिससे आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।